हिंडनबर्ग की त्रासदी के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है। इस हवाई जहाज की तुलना कई बार टाइटैनिक से की गई है, लेकिन 6 मई 1937 को वास्तव में क्या हुआ था? हिंडनबर्ग अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के मैनचेस्टर टाउनशिप लेकहर्स्ट हवाई अड्डे पर लगभग 6 बजे उतरने की तैयारी कर रहा था। बारिश, हवा और तूफान के कारण लैंडिंग में अधिक की देरी हुई। शाम के 8 बजे के करीब हिंडनबर्ग के कप्तान मैक्स प्रूस को लैंडिंग की अनुमति मिली। इस दौरान आगमन का स्वागत भव्य रूप से करने की योजना थी। इतिहास के सबसे महंगे हवाई जहाज को देखने के लिए एक विशाल भीड़ इकट्ठा हुई थी। नीचे रिपोर्टर भी इकट्ठा हुए थे ताकि हिंडनबर्ग के आगमन का सीधा प्रसारण शिकागो रेडियो के श्रोताओं के लिए किया जा सके। एंकर केबल्स पहले ही गिरा दिए गए थे जब एयरशिप में आग लग गई। यह 34 सेकंड में जलकर खाक हो गया। बोर्ड पर 97 लोग थे, 61 चालक दल के सदस्य, 36 यात्री और 879 किलोग्राम सामान। प्रत्येक यात्री ने इस उड़ान पर $400 दिए। आग लगने पर जहाज का कप्तान नियंत्रण गोंडोला में था। कप्तान मैक्स प्रूस विश्व युद्ध के नायक थे और उन्होंने खुद को एक नायक साबित किया। उन्होंने अपने ऑपरेटर को एयरशिप से बाहर निकलने का आदेश दिया। स्वयं कप्तान को गंभीर जलने आई, लेकिन उन्होंने बचे लोगों को बचाया। 62 लोगों को बचाया जा सका। मैक्स प्रूस कौन थे? वह इतिहास में सबसे प्रसिद्ध एयरशिप कप्तान जाने जाते हैं। उनका नाम एविएटर्स की गोल्डन बुक में दर्ज है। हिंडनबर्ग पर हुई दुर्घटना में उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनका चेहरा जीवन भर के लिए विकृत हो गया। यह घातक हवाई जहाज कप्तान के जीवन में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सका। हिंडनबर्ग से पहले और बाद में उनकी करियर सफल रही। इस घटना से पहले और बाद में वह यात्री परिवहन एयरशिप की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त थे। मैक्स प्रूस ने हाइड्रोजन को छोड़कर हीलियम पर स्विच करने से परिवहन की सुरक्षा पर जोर दिया। 20वीं सदी के 40 के दशक में वह कई बार हरमन गोरिंग से झगड़ा करते थे। ग्रेट जर्मन रीच के रीच मार्शल थे। कारण गोरिंग हवाई बेड़े को आधुनिक बनाने और एयरशिप निर्माण विकसित करने से इनकार कर रहे थे। हिंडनबर्ग के बाद कप्तान के साथ क्या हुआ? मैक्स प्रूस को बहुत सराहा गया। उन्होंने अपने जीवन में 171 बार अटलांटिक के पार उड़ान भरी। दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान के बाद उन्हें फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे का निदेशक नियुक्त किया गया। कप्तान मैक्स प्रूस इस बात से इनकार करते थे कि हिंडनबर्ग की दुर्घटना का कारण चालक दल की गलतियां या सुरक्षा नियमों की अनदेखी थी। वह आतंकवादी हमले के संस्करण पर जोर देते थे, यह तर्क देते हुए कि यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी जो आग का कारण बन सकती थी। दुर्घटना के बावजूद प्रूस ने हवाई जहाज निर्माण को पुनर्जीवित करने नहीं छोड़े। वे यात्री व व्यापार परिवहन के लिए संभावनाशील हैं। 50 के दशक में उन्होंने एक हीलियम एयरशिप का प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। हवाई जहाजों से बेहतर है, निवेश नहीं मिला। कई लोग मानते थे कि कप्तान मैक्स प्रूस जुनूनी थे। वास्तव में जेट विमानों और अंतरिक्ष रॉकेटों के युग में उनकी एयरशिप के प्रति दीवानगी एक पुरातनता लगती थी। रूस पागल नहीं थे। उन्होंने एयरशिप की संभावनाओं को देखा। उनकी आर्थिकता, पर्यावरणीयता और दुर्गम स्थानों पर माल पहुंचाने की क्षमता। मानते थे कि विमानन का भविष्य गति में नहीं बल्कि स्थिरता में है। पुराने डिजाइन खरीदते थे और ऐसे उत्साही लोगों की टीम बनाते थे। समस्या यह थी कि वित्तीय लोग मना कर देते थे। बहुत सारे संदेहवादी थे और विमानन लॉबी बहुत मजबूत थी। केवल कप्तान की मृत्यु के दशकों बाद 1997 में ज़ेपेलिन एयरशिप का निर्माण किया गया। आजकल एयरशिप न केवल मनोरंजन पर्यटन हेतु लौट रहे हैं। दुनिया भर की कंपनियां पर्यावरण के अनुकूल प्रभावी मॉडल बना रही हैं, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के साथ हैं, विज्ञान और व्यापार के लिए नए अवसर खोल रही हैं। रूसी परियोजना नई पीढ़ी के एयरशिप उनके स्थायी विकास महत्व को साबित करने का प्रयास कर रही है। निवेशकों को लाभदायक शर्तें प्रदान कर रही है। कैप्टन प्रूस का सपना सच हो रहा है। अब वह आसानी से अनुयायियों, निवेशकों को पा सकते थे। अब सचमुच हर व्यक्ति एयरशिप के पुनरुत्थान और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के विकास में योगदान दे सकता है। यह दिशा तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। आप खुद रूस में एयरशिप कैसे मदद कर सकते हैं और नए ट्रेंड से कमाई कर सकते हैं? विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं।